अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। मुझे हमने अपने लास्ट लेक्चर में इकोनोमेट्रिक्स को डिफ़ाइन किया और उसकी कुछ मेथडोलॉजी को देखा और देखा कि इकोनोमेट्रिक्स एक सेपरेट डिसिप्लिन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। आई होप सो वो लेक्चर आपने केयरफुली सुना होगा और आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर होंगी। आज भी बेटा कुछ रैंडम टर्म्स हैं जिनकी नो हाउ होना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि हम नेक्स्ट लेवल्स पे जब जाएं और इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करें तो वो आपको पता होनी चाहिए। आज हम जो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अभी जब मैं आपको टाइप्स बताऊंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये वही चीज़ें हैं जो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुकी हैं। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमें इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उन मॉडल्स को फिर हम पॉलिसीज़ बनाने के लिए या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए अप्लाई भी करते हैं। तो उसी अगर एग्जांपल को आप माइंड में रखें तो हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स की टू टाइप्स हैं बेटा। वन इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स एंड अदर वन इज़ कॉल्ड अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। अगर हम इन्हें टर्न बाय टर्न देखें कि थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स क्या है, तो इसका नेम भी शो कर रहा है कि कुछ ये थेरी बेस्ड जो थेरी प्रोवाइड करती है, ये बेसिस प्रोवाइड करती है, ये वो टाइप हो सकती है। इसको देख लेते हैं। थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स स्पेसिफाइड बाय इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। जो चीज़ हम लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ भी चुके थे कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को, जिन थेरीज़ की बेसिस पे वो सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में। इन दिस एक्सपेक्ट इकोनोमेट्रिक्स लीन्स हैवीली ऑन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली जब मॉडलिंग की बात आएगी कि अगर आपने मॉडल डेवलप करना है, रिलेशनशिप बनाना है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायर्ड होता है। और उसमें सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है कि मैथमेटिकल मॉडल्स की हम इकोनोमेट्रिक्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीस्ट स्क्वेयर मॉडल्स। या फर्दर आई गेस ये इसका कॉन्सेप्ट तो आपको ज़रूर होगा कि लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है, बट हम फर्दर इस बुक में जाके काफ़ी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। Next one is applied econometrics. In applied econometrics, we use the tools of theoretical econometrics to study some special fields of economics and business such as production function, investment function, demand and supply function, portfolio theory, etc. वही थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स जिसकी बेस यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में बनाई है, उसी को जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स या बिज़नेस में, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है, या लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की देखी है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, तो जब यहाँ आके हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो फिर उस फील्ड को या उस ब्रांच को हम कहते हैं कि ये अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स है। छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल रिलेटेड है जो चीज़ें जो एग्जांपल्स हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ बेटा एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास फंक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अगर हम फंक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को भी अभी जब मैं डिफाइन करूँगी तो आपको लगेगा कि वही चीज़ें हैं जो हम लास्ट एग्जाम्पल को कोट करते हुए उसमें हमने डिस्कस की हैं। जैसे इकोनोमेट्रिक्स हैज़ बेसिकली फॉलोइंग 3 क्लोजली इंटर रिलेटेड फंक्शन। नंबर 1 इज़ टू टेस्ट इकोनॉमिक थेरीज और हाइपोथेसिस। अगर आपको याद हो तो लास्ट एग्जाम्पल का स्टार्ट ही हमने यहाँ से लिया था कि सबसे पहला काम यही होता है कि आप इकोनॉमिक थेरीज या हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं और फिर उसको स्टेट करते करते डिफरेंट मेथडोलॉजी से गुजरते गुजरते आप उसको टेस्ट करते हैं। सेकंड फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमिक फंक्शंस। अगर आपको अपने वो 8 स्टेप्स मेथडोलॉजी के याद हों तो उसमें हम न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज़ टू फोरकास्ट इकोनॉमिक इवेंट्स और वेरिएबल। थर्ड वन वही कि हमने अगर पॉलिसी जनरेट करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, तो ये भी एक फंक्शन है, इकोनोमेट्रिक्स का मेजर फंक्शन है। ये समझें कि अगर हमने जो लास्ट लेक्चर में जो उसकी फंक्शंस या उसकी एप्लीकेशंस जो पढ़ी हैं उसको अगर हम समराइज़ करें तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास रैंडम सा टॉपिक है। ये देखने में तो बिल्कुल डिफरेंट रैंडम टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन फिर वही कि अगर इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे इन रैंडम टॉपिक्स के, तभी हम नेक्स्ट में चीज़ें जाके आपको बेटा आसान लगेंगी और उसको हम डिस्कस कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इंक्लूजन ऑफ एरर टर्म। ये भी बहुत डिटेल में लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि एक हमारे पास स्टार्ट में मैथमेटिकल मॉडल था, वो मैथमेटिकल मॉडल कैसे इकोनोमेट्रिक मॉडल या स्टैटिस्टिकल मॉडल में कन्वर्ट कैसे हुआ। अगर आप देखें तो डिफरेंस अगर मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल में डिफरेंस क्रिएट करने वाली टर्म ही यही एरर टर्म है, क्योंकि जब ये टर्म इंक्लूड होती है तो मॉडल डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से
प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये सामने अगर आपको मॉडल लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक और स्टोकेस्टिक मॉडल। वाई दिस इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक और स्टोकेस्टिक मॉडल? बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ दिस एरर टर्म। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एरर टर्म हम इंक्लूड क्यों करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, अगर उसको समराइज़ करें तो हम 2-3 पॉइंट्स में उसको समराइज़ कर सकते हैं कि एन एरर टर्म विद वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ इज़ एडेड इन रिग्रेशन मॉडल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। चंद एक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एरर टर्म को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 इज़ द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इज़ टू generalize and simplify economic relationship which include the important significant variables। Obviously जो हम economic theory develop करते हैं उसका basic फंक्शन ही यही होता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट और जो सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं उसको इंक्लूड करें। अब वेरिएबल्स की एग्जांपल आपने वही जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी वो जहन में रखनी है। जब हम कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अच्छा जितनी आपकी इनकम है आपकी एक्सपेंडिचर उस पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर या एक वेरिएबल ये हो गया, लेकिन आपको याद हो कि साइड बाय और भी वेरिएबल्स हमने पढ़े थे जिसमें आपकी साइज़ ऑफ फैमिली है, आपकी एज ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका रिलीजन जो है वो मैटर करता है फैमिली का। तो ये भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमारा बेसिस पर्पस क्या होता है, बेसिक पर्पस कि हम जो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं उसकी बेसिस पे एक मॉडल बनाएं। तो फिर जो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हुज इफेक्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट और नॉट इंक्लूडेड, तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। इनसिग्निफिकेंट को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट की कि आपकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर और उसका हमने कंजम्पशन का मॉडल वो बनाया था, उसमें डिफरेंट मॉडल आपकी एज ऑफ फैमिली भी मैटर करती है, रिलीजन ऑफ फैमिली भी मैटर करता है, साइज़ ऑफ फैमिली मैटर करता है, आपकी इनकम कितनी है वो सब मैटर करता है। लेकिन देखा जाए तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है या जो सबसे सिग्निफिकेंट वेरिएबल है वो इनकम है आपके पास। और अगर हम कंसिडर करें कि एज ऑफ फैमिली मेम्बर या फिर रिलीजन ऑफ फैमिली मेम्बर, नो डाउट कि कहीं ना कहीं ये भी मॉडल को या आपके एक्सपेंडिचर्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन प्राइमरी वेरिएबल के साथ किया जाए मतलब इनकम के साथ, तो उसके मुकाबले में ये कम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। तो हो सकता है जब हम उन्हें टेस्ट करें तो वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो जितना इनकम शायद हो। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका इफ़ेक्ट कम है या लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम मॉडल में इंक्लूड नहीं कर सकते। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सम टाइम हमारी मजबूरी होती है कि हम इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को एट वंस नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ जब एट वंस हम बहुत सारे वेरिएबल्स लेते हैं बेटा तो हमारे पास मैन पावर का मसला आता है, आप डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों का मसला आता है। तो सम टाइम डाटा कलेक्ट करने में, क्योंकि जितनी वेरिएबल्स होंगे आप लोग फेमिलियर होंगे, जितना वेरिएबल आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उतनी मैन पावर लगेगी, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सम टाइम हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स को उठा लेते हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो वेरिएबल्स जो कुछ ना कुछ रोल तो प्ले कर रहे हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब कहाँ पे जाते हैं, वो एरर टर्म अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। द एरर टर्म इज़ द नेट इफेक्ट ऑफ दीज ओमिटेड वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप ओमिट कर रहे हैं उनका जो नेट इफेक्ट है हम किस में डाल देंगे, एरर टर्म में। जैसे एक मॉडल ये लिखा है y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन, या एरर जिसको आप बोलते हो। अच्छा, एक शायद लास्ट लेक्चर में किसी ने क्वेश्चन भी किया था बेटा, एप्सिलॉन ई या फिर यू, इस ज़्यादातर अगर आप गुजराती की बुक में देखेंगे तो एरर टर्म को यू से डिफाइन किया है। समटाइम किसी और बुक की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो उसको एप्सिलॉन या स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट किया है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो रिलेटेड हैं। किसी बुक में आपको कोई टर्म मिल जाएगी और किसी बुक में आपको गुजराती में मेनली वैसे यू ही उसने यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर क्या है, हेयर इफेक्ट ऑफ x2 इज़ इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट किया और हमें पता चला कि इसका इफेक्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो हमने क्या किया कि हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गया ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल नहीं है, तो इसको आगे फर्दर स्टडी करने की बजाय हमने इसको किस में इंक्लूड कर दिया, एरर में। और नीचे जाके हमने मॉडल क्या बनाया, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक हो गया। तो ये एक हमारा मेजर पॉइंट है कि हम जो है एरर को इंक्लूड इसलिए करते हैं।
सेकेंड पॉइंट बेटा कि एरर को हम इंक्लूड क्यों करते हैं। द इंक्लूजन ऑफ द एरर टर्म कैन बी जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू टेक इनटू कंसिडरेशन द नेट इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल एरर। ये तो जनरली आप मैथमेटिक्स में जैसे करते हैं मयरिंग द वेरिएबल्स कि फॉर एग्जांपल के ऑब्वियसली आपने 5.1 मतलब इसको राउंड आपने किया है 5.1 के तौर पे या 5.2 के तौर पे, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी हम मयरिंग एरर के तौर पे ले लेते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिक्स में हम एरर इस चीज़ को जो है वो लेते हैं। थर्ड वन, ह्यूमन बिहेवियर यूजली डिफर्स इन अ रैंडम वे अंडर आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस। द एरर टर्म कैन बी यूज्ड टू कैप्चर दिस इनहेरेंटली ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल एज इनकम की एग्जांपल के जैसे फॉर एग्जांपल हम समटाइम डाटा जब कलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग शायद एज अपनी सही नहीं बताते। यहाँ पे एकदम सबको ख्याल आएगा कि स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो एज जो है वो क्लियर नहीं बताती। ऐसे मेल्स में भी ये बहुत ज़्यादा अब तो रुझान बढ़ता जा रहा है। खैर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि जैसे हम समटाइम लोगों से एज पूछते हैं तो वो एग्जैक्ट अपनी एज नहीं बताते, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी से एज पूछते हैं तो वो अगर फॉर एग्जांपल उसकी एज है कि 20 ईयर्स 7 मंथ्स 13 डेज, इस तरह से तो एग्जैक्ट हमें कोई नहीं बताता, बल्कि एग्जैक्ट वो कोई कहेगा 19 ईयर्स या 20 ईयर्स। उस एरर को कंट्रोल करने के लिए, और ये एरर भी कि समटाइम कुछ लोग जानते बूझते हुए भी अपनी एज सही नहीं बताते, तो उन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए सेकेंडली इनकम, बहुत से लोग अपनी इनकम सही नहीं बताते, कुछ टैक्स वगैरह से भी डरते हैं और कुछ लोग अपनी इनकम ज़रा कम ही सही बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एरर टर्म में इंक्लूड हो जाती हैं। फोर्थ वन है जी, एक तो हमने देखा कि जो इनसिग्निफिकेंट जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसको भी हम ऐड करते हैं, और सेकेंडली एरर टर्म इज़ ऑल्सो इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ ओमिटेड इनसिग्निफिकेंट हायर ऑर्डर टर्म्स। हायर ऑर्डर टर्म्स का मतलब होता है कि जिसमें एक ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जब आप कन्वर्ट कर देते हो कि ये जब हायर ऑर्डर टर्म्स मतलब सेकंड डिग्री टर्म्स भी आप इंक्लूड करते हो, तो समटाइम हम उस इफेक्ट को भी अगर स्टडी ना करना चाह रहे हो तो हम एरर टर्म में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये डिफरेंट रीजंस थे बेटा कि जिसकी वजह से आपको अगर पूछा जाए कि क्यों हम इंक्लूड करते हैं एरर टर्म को रिग्रेशन मॉडल में या अपने इकोनोमेट्रिक मॉडल में या स्टोकेस्टिक मॉडल में, तो ये जो हैं वो कुछ 4-5 रीजंस हैं जिसकी बेस पे हम करते हैं। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल की सपोर्ट से मैंने आपको समझाया, और आज हमने उसको कुछ समराइज़ भी कर लिया। इसके बाद जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं अपनी हम बेस बनाते हुए मूव कर रहे हैं जो हमने ओरिजिनल टॉपिक्स जिनको हमने फर्दर स्टडी करना है। तो अगर देखें तो एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स जो है वो बेटा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उसमें रिग्रेशन का रोल है। तो आप माशाल्लाह मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और वैसे बीएस के स्टार्ट्स है, बीएस ओआर है, आप सबको रिग्रेशन कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट तो ज़रूर होगा। आप लोग पढ़ के आए हैं तभी हम आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको जस्ट रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं कि रिग्रेशन क्या है। डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। जब आप चेक कर रहे होते हैं एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी अदर वेरिएबल्स पे, तो उसको आप रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। रिग्रेशन की क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे अभी हम ऊपर एग्जांपल देख रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर की बेस पे भी आप रिग्रेशन को क्लासीफाई करते हैं, और आप क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेस पे भी। अगर हम सबसे पहले देखें जी क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो रिग्रेशन में भी लीनियर और नॉन लीनियर। उसकी एग्जांपल ये आपको ऊपर सामने नज़र आ रही है। अगर आप ये देखें तो ये आपके पास नॉन लीनियर रिग्रेशन है, और अगर आप ये वाला मॉडल देखें तो ये आपके पास लीनियर रिग्रेशन है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर के ऊपर। If power या exponent of x is 1, then it is called linear regression, while if power of x is more than 1, then it is called non-linear regression। उसकी examples कुछ कोट कर दी हैं। ये आपके पास linear regression है, ये भी linear regression है, और अगर आपके पास इस तरह के मॉडल्स होंगे तो ये कुछ exponential और higher order मॉडल्स हैं, ये linear मॉडल्स आपके पास नहीं है। ठीक हो गया। तो ये नॉन लीनियर और लीनियर मॉडल्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है बेटा हमारे पास रिग्रेशन की, दैट इज़ क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू रिग्रेसर, जो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इससे शायद आप लोग फेमिलियर होंगे। ये आप अक्सर पढ़ते हैं कि जी सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अगर तो आपके पास वन रिग्रेसर है तो वो आपके पास क्या कहलाती है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर आपके पास मोर देन वन रिग्रेसर है तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल या जनरल रिग्रेशन। अब रिग्रेसर्स, आई होप सो कि इस टर्म से तो आप फेमिलियर होंगे कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही रिग्रेसर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास y = अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन है, यहाँ पे जस्ट आपके पास वन रिग्रेसर है
या वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या जिसको आप कहें 2 पैरामीटर्स अल्फा बीटा और रिग्रेसर आपके पास एक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। जबकि अगर इसके कंपैरिजन में आप देखें तो आपके पास अगर मोर देन वन रिग्रेसर हैं, जैसे बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 अप टू बीटा के x k प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें आप देखें कि आपके पास अगर इसको भी हम नॉट को कंसिडर करें तो k प्लस 1 पैरामीटर्स हैं, और रिग्रेसर आपके पास कितने हैं, x1 x2 अप टू xk। तो इसको आप क्या बोलते हो, GLR मीन्स जनरल लीनियर रिग्रेशन। ये दो तरह की क्लासिफिकेशन थी जो मेजर चलती है, और मोस्टली आप डील कर रहे होते हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन और जनरल लीनियर रिग्रेशन को। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बेटा जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अब आपकी बेटा आज के लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन से आप लोग पहले भी फेमिलियर हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है उसमें आपने क्या करना है कि आपने नोट एक लिखना है कि बहुत बड़ा कोई नोट नहीं होना चाहिए, जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे एक आपने 1 पेज नोट लिखना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है क्या, इसमें 1 रिग्रेसर होता है, पैरामीटर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन एग्जाम्पल के साथ आपने कोट करनी है। और इसके अलावा आपने जो है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसके ऊपर भी 1 पेज नोट लिखना है कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में आप किसको मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, रेजिडुअल को ले रहे होते हैं, क्या सम ऑफ स्क्वायर्स को ले रहे होते हैं, इसको आपने डिस्कस करना है। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, और ये क्वेश्चंस बेटा मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूँगी, और आपने वहीं से अपना टास्क उठाना है और वहीं पे असाइनमेंट करने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। और आपके पास असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बेटा पूरा 1 वीक ऑलमोस्ट टाइम है। आप नेक्स्ट वीक में जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, एक तो मतलब वीक का जो पहला लेक्चर होता है नहीं, उसका जो वीक का सेकंड लेक्चर है, तब तक आपके पास टाइम होगा कि आप जो है वो असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, असाइनमेंट सबमिट गूगल क्लासरूम पे ही होगी, मैं वहाँ क्वेश्चंस डाल दूँगी और वहीं पे आपको सबमिट करनी होगी। अभी के लिए बेटा आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट असाइनमेंट उसको कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह हम मेथड्स की एजम्पशंस पे और उसकी क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।